गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था। आज जो हमें टॉपिक लिखना है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। ठीक है, तो आपको पता है कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। आप खुद सोचिए हम लोग कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। एक रिसोर्स है फॉरेस्ट। हम कितने सारे प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ करते हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। फार्म्स, खेत से हम लोग को वेजिटेबल फ्रूट्स मिलते हैं। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। जो वाटर हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। मतलब रिसोर्स ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एज वेल एज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पता है आप लोगों को, हमेशा से हम यही मानते थे ह्यूमन बींग्स कि गॉड का एक सबसे अच्छा गिफ्ट ह्यूमन्स को दिया गया है वो है रिसोर्सेस। मतलब हमारे लिए शुद्ध हवा है, प्योर एयर, वी हैव फ्रेश वाटर टू ड्रिंक, वी हैव अ प्योर लैंड टू लिव। हम लोग को ये सब रिसोर्सेज भगवान ने, गॉड ने एज अ गिफ्ट दिया है। लोग बहुत पहले से यही सोचते थे और इसी थिंकिंग के कारण होने क्या लगा कि आपको जैसे पता है ना, कोई चीज़ अगर हमें फ्री में मिले तो उसकी हमें वैल्यू नहीं होती, और उसी चीज़ के लिए अगर हमें पे करना पड़े तो उस चीज़ की हम वैल्यू करते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर आपको फ्री में कोई पढ़ाए भी तब भी आपको उसकी अहमियत नहीं समझेगी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम पे करते हैं उसी की हमें वैल्यू समझ में आती है। तो हुआ क्या, लोगों ने इसको एक फ्री गिफ्ट समझा नेचर का, और जिसको जितना लगा वो रिसोर्सेज को यूज़ करने लगा। जैसे कि देखिए, प्रेजेंट में अगर आपका खुद का कुआं है तो आपको किसी को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है उस कुएं में से पानी निकालने के लिए। तो मान लीजिए आपके पास पैसा है, आपने क्या किया, बोरवेल करवाया, और आपकी बहुत बड़ी खेती है। आप क्या कर रहे हो, उसे बहुत मास लेवल पर वाटर यूज़ कर रहे हो, जिसके कारण क्या होगा कि जो वाटर का लेवल होगा उस एरिया में वो ज़रूर डिक्लाइन करेगा। अगर मैं एक रिच पर्सन हूँ और मेरे अंडर में बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो मैं क्या करूँगा, उस ज़मीन की एक्सप्लॉयटेशन कर सकता हूँ मैं। अगर मेरे अंडर में फॉरेस्ट आता है, बहुत बड़े एरिया है, बहुत सारे पेड़ लगे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है यार ये लकड़ियों को अगर बेचूँ तो मुझे पैसे मिलेंगे। तो अगर मैं सिर्फ अपने पर्सनल नीड की बात करूँ तो मैं क्या करूँगा, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चालू करूँगा। और यही एग्जैक्ट हुआ। लोगों ने समझा कि यार ये तो फ्री गिफ्ट है नेचर का, तो जिसे जितना लगा उसने उतना यूज़ कर लिया। तो उसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। क्या थी उसके कारण? कुछ फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। तो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूँ जो हुई ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। बहुत गलत तरीके से यूज़ करने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई वो देखते हैं हम। सबसे पहला जो प्रॉब्लम था दैट वाज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या, जो रिसोर्स है वो ख़त्म होने लगे हैं। ठीक है, आपको पता है, समझिए अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई रिसोर्स है और कोई व्यक्ति उसको अपने लालच के लिए, या ह्यूमन बींग्स ने उसे अपने लालच के लिए क्या किया, यूटिलाइज करना चालू कर दिया, और वो भी मास लेवल पे। तो हुआ क्या, उसी कारण जो रिसोर्सेस हैं उसकी क्वांटिटी में क्या आने लगा, कमी आने लगी। मतलब रिसोर्सेस अब धीरे धीरे क्या होने लग गए हैं, कम। जैसे आपको पता है हम लोग पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, कोल यूज़ कर रहे हैं, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति है जिसके अंडर में वो चीज़ें आती होंगी तो वो उसको मास लेवल पर एक्सप्लॉइट कर रहा होगा और उसे मास लेवल पर सेल कर रहा होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकले। जैसे सऊदी अरेबिया, वहाँ पर पेट्रोलियम मिला तो वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सेलिंग की और उससे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा खुद को डेवलप कर लिया। पर हुआ क्या, जिसके कारण रिसोर्सेज की कमी आ गई, उसमें डिप्लीशन पड़ गया। ठीक है, तो पहला मेजर प्रॉब्लम यही है कि ज़्यादा यूज़ करने के कारण रिसोर्सेस हैं उनकी क्वांटिटी क्या होने लगी, कम। सेकेंड, इसके कारण जो सोसाइटी है, सोसाइटी डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स, दैट इज रिच एंड पुअर। मतलब क्या, अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में
कोई यूज़फुल रिसोर्स है तो वो क्या कर रहा है, उसे कंटिन्यूसली यूटिलाइज कर करके उसे मास लेवल पे एक्सप्लॉइट कर रहा है। उसके कारण क्या होगा, जो रिच व्यक्ति है वो रिच बनता जाएगा, वो अपने अकाउंट में पैसा सबमिट करते जाएगा, और जो व्यक्ति पुअर है वो पुअर होता जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, तो हम लोगों को पर कैपिटा इनकम, इंडिया का पर कैपिटा इनकम कम है, बिकॉज जितना पैसा टोटल इनकम है हमारे कंट्री की उसके हिसाब से जो पॉपुलेशन है, तो उससे जो हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, मतलब एवरेज व्यक्ति कितना कमा रहा है, तो वो वैल्यू ज़्यादा नहीं है। पर अगर हम बात करें प्राइवेट प्रॉपर्टी या पर्सनली ओन्ड मनी सबसे ज़्यादा किनके पास है, तो इंडिया, मतलब इंडिया के लोग ही हैं वो जिनके पास खुद के अकाउंट में सबसे ज़्यादा पैसे हैं। मतलब हम लोग क्या कैसा है, जो इकोनॉमी है ना वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जो रिच है वो इतना रिच है, बहुत ज़्यादा रिच है, उसके अकाउंट में बैलेंस बहुत ज़्यादा ही है, और जो व्यक्ति गरीब है वो तो इतना गरीब है कि वो खुद के लिए एक रोटी नहीं खरीद सकता, एक रोटी नहीं बना सकता। समझ रहे हो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, तो अगर रिसोर्सेज किसी एक व्यक्ति के हाथ में है तो वो क्या करेगा, उसे फुल तरीके से यूज़ करेगा, तो पैसे वाला ही बनते जाएगा। वो गवर्नमेंट से अपने मनी को हाइड करेगा, क्योंकि आपको पता है अगर हम कोई भी इनकम गवर्नमेंट को शो करते हैं तो उसके लिए हमें टैक्स पे करना पड़ता है, और उसी टैक्स से गवर्नमेंट सब लोगों के लिए कोई भी काम करती है। तो अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट अर्न कर रहा है, वो अपना पैसा शो नहीं कर रहा है, तो वो टैक्स नहीं पे करेगा, जिसके कारण क्या होगा, सोसाइटी कंटिन्यूसली रिच इज़ बिकमिंग रिच एंड पुअर इज़ बिकमिंग पुअरर। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है वो तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसके कारण क्या हुआ है, इट हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। मतलब क्या, सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन, ये सब वर्ड आप लोग ने ज़रूर सुने हैं, डिप्लीशन। ठीक है, फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन। मतलब हो क्या रहा है, ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करने के कारण बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल क्राइसिस भी आ रही हैं। मतलब क्या, आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा, हम लोग फॉसिल फ्यूल्स इतना बर्न कर रहे हैं जिसके कारण हम लोगों के अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज़्यादा हाई हो चुका है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारे ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा फास्ट रेट से मेल्ट हो रहे हैं। उसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग जो कुछ रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते थे जिसमें कुछ हार्मफुल गैसेस यूज़ की जा रही थी लाइक CFC, उसके कारण ओजोन लेयर में होल्स हो रहे हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस हो रहा है। मतलब क्यों हो रहा है ये सब, बिकॉज हम लोगों ने रिसोर्सेज को ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया और उसका हमने मिसयूज़ किया। ठीक है, तो ड्यू टू अनइवन यूज़ ऑफ रिसोर्सेज क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। सबसे पहले रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, उसके कारण सोसाइटी में जो डिवीज़न बना है रिच और पुअर का वो लगातार बढ़ते जा रहा है। उसके कारण बहुत सारे इकोलॉजिकल क्राइसिस, मतलब ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम है किसके, रिसोर्स को ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना और एक तरीके से उसका मिसयूज़ करना। ठीक है, तब लोगों के मन में एक चीज़ आई, एक वर्ड आया, दैट वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम लोगों ने जो इकोनॉमिक्स में चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे हमने ये शब्द पढ़ा था, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट हो बट ऐसा हो कि वो डेवलपमेंट रिसोर्सेज को ही ख़त्म ना कर दे। मतलब हमें क्या करना है, हमको डेवलपमेंट करनी है पर ज़्यादा एनवायरनमेंट को हार्म किए बगैर। मतलब अगर हम लोग के पास फॉसिल फ्यूल्स हैं तो हम उसी लेवल पे उसे यूज़ करें ताकि एनवायरनमेंट को ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो और वो फॉसिल फ्यूल्स या वो रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए बच पाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। मतलब बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए हम रिसोर्स को यूज़ करें। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्राइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन।
और अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इस तरीके से यूज़ करना है कि वो चीज़ फ्यूचर के लिए भी बची रहे। मतलब ऐसा ना हो कि हम लोग अभी प्रेजेंट में थे, हम लोग ने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ किया, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर दिया और वो रिसोर्सेज छोड़ा ही नहीं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन उसको यूज़ कर पाए। तो आप बताइए हम लोगों के पास अभी कौन कौन से रिसोर्सेज हैं फॉसिल, अगर आप बोलो एनर्जी के रिसोर्सेज, तो हम लोग विंड एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा मास लेवल पे हम लोग पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं। बस सोचिए हम लोग ने इतना ज़्यादा यूज़ करने लगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, वो रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो ख़त्म अगर वो हो गए तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन क्या यूटिलाइज़ करेगी? तो इसीलिए ये टर्म लाया गया, दैट वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है विथ मिनिमल डैमेज टू द एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट को ज़्यादा डैमेज ना हो और वो रिसोर्स फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचे रहें। ठीक है, इसीलिए कोई भी रिसोर्स की प्लानिंग की जाती है। क्या किया जाता है? रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, व्हाट इज़ रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, अब बताइए सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्या है। ठीक है, मैं हेडिंग दे देता हूँ नेक्स्ट इसकी, दैट इज़ रिसोर्स प्लानिंग। अब आपको पता है एक बात, देखो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ना बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हम लोग के यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी भी है, लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, हम लोग के ट्रेडिशंस भी सबके अलग अलग हैं। हम लोग क्या स्टेट ही बात करेंगे ना, अगर हम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा दिखती है। तो क्या ये डाइवर्सिटी सिर्फ लैंग्वेज कल्चर से रिलेटेड है? नहीं, बल्कि ये डाइवर्सिटी रिसोर्स से भी रिलेटेड है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या कि जो रिसोर्सेस है ना हम लोगों की इंडिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, या कोई भी कंट्री में रिसोर्सेज कभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। अब आप बोलोगे सर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब क्या? तो देखिए हमारे इंडिया में हर जगह पर कोल नहीं मिलता। अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र में, तो देखिए हम लोग के एरिया में कोयला मिलता है। अगर आप नॉर्थ तरफ जाओगे तो यूपी में कोयला नहीं है, बट आप झारखंड जाओगे तो झारखंड में बहुत ज़्यादा कोल रिसोर्सेज हैं। मतलब क्या है, वैसे ही बहुत एरियाज़ होंगे जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टोन्स मिलते होंगे, वहाँ माइनिंग होती होंगी। इसका मतलब क्या, जो अगर हम पूरे इंडिया की बात करें या कोई भी एक कंट्री की बात करें, तो वहाँ पर एक कोई रिसोर्स है तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। पर हम लोग इस चैप्टर में पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इंडिया को बोलेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं, हमारे पास डाइवर्सिटी भी है, पर जो रिसोर्सेज हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर कोई चीज़ महाराष्ट्र में हो रही है तो किसको बिलोंग करेगी? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो अगर वो रिसोर्स की प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई तो क्या होगा? महाराष्ट्र उस रिसोर्स को यूटिलाइज करेगा और महाराष्ट्र एक डेवलप स्टेट बन जाए, पर वो पैसा का कोई इम्पोर्टेंस या कोई बेनिफिट अदर स्टेट्स को नहीं मिलेंगे। वो क्या करेंगे? बोलेंगे कि अरे भाई हमारे स्टेट में निकला था ये सोना या कोयला, तो हम ये लोग पैसा इसमें क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे और हम अपने महाराष्ट्र का डेवलपमेंट करेंगे। ये चीज़ आपके हिसाब से सही है या गलत है? ज़रूर सोचिएगा आप लोग ये क्वेश्चन कि आपके हिसाब से सही है क्या? अगर महाराष्ट्र में कोई रिसोर्स मिलता है तो वो सिर्फ महाराष्ट्रियन लोगों का ही है, वो हमारा है सिर्फ, और उस पर अदर कंट्रीज़ का कोई अधिकार नहीं है। ये सही है? नहीं, बिकॉज आपको पता है इंडिया सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं है, इंडिया 29 स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है। तो अगर कोई एक स्टेट के साथ अगर कुछ बुरा होता है तो उस दर्द को भी हम एक कंट्री एज अ कंप्लीट उसको बेयर करेंगे। अगर किसी एक स्टेट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है तो उसका एडवांटेज भी एक पूरी कंट्री बेयर करेगी। समझ रहे हो? तो इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग की जाती है, बिकॉज अगर रिसोर्स प्लानिंग नहीं की जाएगी तो एक स्टेट बहुत पैसे वाला बन जाएगा और एक स्टेट बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो भी रिसोर्सेज निकलते हैं, वैसे तो प्लानिंग क्यों करना ज़रूरी है आप समझ रहे होंगे थोड़ी सी चीज़। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं, जैसे कि झारखंड बोलिए, छत्तीसगढ़ एंड एमपी। देखो मैं महाराष्ट्र की बात क्यों नहीं किया गया है आप खुद सोचिए। अगर हम नागपुर की बात करें तो हम लोग महाराष्ट्र के बहुत एंड पार्ट में आते हैं, मतलब वी आर वेरी नियर टू द एमपी। तो ये जो 3 स्टेट्स हैं ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं एंड कोल।
हम लोग क्या मिनरल्स और कोल बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। पर अगर हम बात करें राजस्थान की, तो वहाँ पर मिनरल्स और कोल ज़्यादा नहीं है, बल्कि वहाँ पर सोलर एंड विंड एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। और अगर आप बात करो लद्दाख की, तो वहाँ का एरिया दे आर रिच हेरिटेज। मतलब क्या है कि वहाँ अपना वहाँ की जो सांस्कृतिक चीज़ है, मतलब अगर आप वहाँ घूमने जाते हो आप लोग, तो आपको बहुत अच्छा एरिया दिखेगा। मतलब ये एक तरीके से टूरिज़्म के लिए लद्दाख बहुत अच्छा एरिया है। अगर हम बात करें शिमला, मणिपुर, ये सब क्या है, यहाँ पर टूरिज़्म का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पर अगर बात करोगे ना आप, तो लद्दाख में वाटर की डिफिशिएंसी है, पानी नहीं है। वहाँ आप देखोगे वहाँ के घर, जो लोग अभी घर में रह रहे हैं, तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं है। मतलब अभी लोग पुराने तरीके के घरों में रह रहे हैं। अगर वहाँ पे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं जितने हम लोगों के हैं। ठीक है ना, आप कंपेयर कर सकते हैं ना। अगर हम अपने घर की बात करें, तो हम लोगों का घर एक अच्छा घर माना जाता है। पर अगर आप लद्दाख में एरिया में जाओगे, तो वहाँ आपको कस्बे दिखेंगे, लोग कैसे न कैसे वहाँ रह रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये क्या शो कर रहा है, एक कंट्री में ही डिफरेंट स्टेट्स में जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रिसोर्स प्लानिंग, या रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कैसे की जाती है। तो रिसोर्स प्लानिंग जो इंडिया में की जाती है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो उसमें पहला पॉइंट आपको याद रखना है, वो प्रोसेस कैसी है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है वहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। मैं मतलब समझाता हूँ इसका। आइडेंटिफिकेशन में करना मतलब मैपिंग करना। मतलब सबसे पहले क्या किया जाता है, ये पता किया जाता है कि कौन से एरिया में कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है। और ठीक है, समझ रहे हो वो क्यों करना ज़रूरी है, बिकॉज अभी हमको पता तो होना चाहिए ना यार कि कौन से एरिया में हम लोग माइनिंग करेंगे और वहाँ पे कौन सा रिसोर्स निकलने वाला है, कितने अमाउंट में निकलेगा, मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है। ठीक है, वो सब चीज़ें की देखी जाती हैं कि हमारे इंडिया में कौन कौन सा एरिया है और कौन उस रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में कौन सा रिसोर्स कितने क्वालिटी में प्रेजेंट है, उसकी क्वालिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद माइनिंग की जाती है। समझ रहे हो? और उसके बाद बोला है इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। ये वर्ड एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या, जहाँ पर वो रिसोर्सेज हैं वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ पे वाटर की लेवल कितनी ज़्यादा है, वो सारी चीज़ों को भी देखा जाता है। मतलब आपको पता है वाटर, एयर, लैंड, दिस ऑल आर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो रिसोर्स प्लानिंग की जाती है इंडिया में, वो प्रोसेस कैसी है कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि कौन से रीजन में कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है, वहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ पे कितना प्रेसिपिटेशन मतलब कितनी बारिश होती है। वो सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, आंका जाता है, उसको बोलते हैं, मतलब हम लोग मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, उसको प्रॉपर उसकी स्टडी की जाती है। और उसकी स्टडी करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स होते हैं उस फील्ड में, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जो डिफरेंट एरिया में जाकर सॉइल का सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसके पे रिसर्च करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको लेबॉर्ट्री में लेके जाके रिसर्च करते हैं, टेक्नीशियंस उसके पीछे लगे हुए होते हैं। तो कुल मिलाकर पता चलता है हमें कि कौन से एरिया में कितना रिसोर्स है और कितने, उसकी क्वालिटी क्या है और कितने अमाउंट में वो चीज़ है। ठीक है, ये तो पहला हो गया। सेकेंड है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है क्या, कि हम लोग वहाँ से वो रिसोर्स कैसे निकालेंगे, मतलब कौन सी हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे एंड स्किल। ठीक है, और वहाँ पर क्या किए जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग। क्या, मैं आपको लिखता हूँ पॉइंट, फिर मैं समझा के देता हूँ आप लोग को। इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट
प्लान्स मतलब क्या है इसका, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब पूरी प्लानिंग की जाती है कि वो रिसोर्स को वहाँ से कैसे निकाले, वहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी क्या स्किल हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेटअप किए जाते हैं, मतलब वो सारे इंजीनियर्स न्यू कमर्स जो उस सेक्टर में ज्वाइन होते हैं तो उन्हें नॉलेज देना ज़रूरी है, उन्हें ट्रेनिंग देना ज़रूरी है ताकि वहाँ पे वो रिसोर्स को निकालने में हेल्प कर सके। तो इसीलिए वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे उस रिसोर्स को निकालने के लिए वो देखा जाता है। कौन से हमारे पास वर्कर्स हैं, उनके पास क्या स्किल्स हैं, प्रॉपर व्यक्ति को, प्रॉपर पर्सन को प्रॉपर वर्क दिया जाता है। और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स किए जाते हैं कि समझो एक व्यक्ति है, ही इज़ द हेड इंजीनियर, उसको दिया जाएगा कि आपका काम है कि आपके अंडर जितने भी न्यू कमर्स आते हैं आप उन्हें क्या करिए, गाइड करिए, आप उनको ट्रेनिंग दीजिए कि रिसोर्स प्लानिंग कैसे कैसे गो थ्रू होगा और वो माइनिंग प्रोसेस कैसी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्लान की जाती हैं। और आखिरी जो चीज़ की जाती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। मतलब आपको पता है कि कोई भी कंट्री हर साल एक बजट पास होता है, हम लोग के यहाँ भी हर साल बजट पास होता है कि किस सेक्टर पे कितना खर्च होने वाला है। तो कभी भी जो माइनिंग की जाती है, जो रिसोर्स प्लानिंग की जाती है कि हम ये रिसोर्स ऐसे निकालेंगे, उसको ज़रूर नेशन के प्लान से जोड़ा जाता है। मतलब हमारी स्टेट गवर्नमेंट या हम लोग की सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल कुछ अमाउंट डिसाइड करती है कि हम लोग इस साल इतना अमाउंट खर्च करेंगे रिसोर्सेज को बाहर निकालने में, माइनिंग करने में, उसे यूटिलाइज़ करने में। ठीक है, तो वो चीज़ और रिसोर्स डेवलपमेंट की प्लानिंग उसको मैच करना ज़रूरी है। मतलब एग्जांपल कंसिडर करिए, कोई व्यक्ति जिसके अंडर में ये रिसोर्स प्लानिंग का काम दिया जाता है, जो भी इसका हेड होगा, वो सोचता है कि आज मैं इस साल मैं 1 लाख रुपीज़ खर्च करूँगा माइनिंग पर और जितना ज़्यादा हो सके मैं रिसोर्सेज को निकाल कर उसे यूटिलाइज़ करूँगा। ठीक है, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होगा कि वी विल स्पेंड ओनली 50,000 ऑन माइनिंग या ऑन द रिसोर्स प्लानिंग, तो होगा क्या, वो व्यक्ति अपनी प्लानिंग के हिसाब से पूरा प्लान बना लेगा कि मुझे कंप्लीट 1 लाख रुपीज़ इतना प्रॉफिट ऑन करना है या मुझे कंप्लीट इतना अमाउंट ऑफ रिसोर्स को निकालना है। तो उसके हिसाब से वो आइडेंटिफिकेशन करेगा, वो टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से यूज़ करेगा, उसके हिसाब से वो लेबर्स यूज़ करेगा, वो सारी प्लानिंग उसके हिसाब से करेगा। पर पता चला उसने प्लानिंग कुछ और करी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे उसके प्लान्स कुछ अलग थे, तो होगा क्या, वहाँ पर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, उसका काम बीच में रुक जाएगा। इसीलिए एक रिसोर्स जो प्लानिंग हो रही है उसका और एक जो नेशन का प्लान है, डेवलपमेंट प्लान है, वो दोनों का मैच होना ज़रूरी है और उसके हिसाब से फिर आगे की प्लानिंग की जाती है। तो सबसे पहली स्टेप यही होती है कि जो रिसोर्स प्लानिंग है, क्या प्लान है रिसोर्स का, कैसे निकाला जाएगा वो चीज़, और एक नेशन का डेवलपमेंट प्लान है उसको मैच किया जाता है। फिर वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, या देखो हम पहले आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, और जब हमारा बजट होगा जो वो मैच प्लान करेगा तब वो आगे के काम एग्जीक्यूट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि देखो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता। आपको पता है अगर हमारे पास कितना भी रिसोर्स अवेलेबल हो पर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ना हो तो वो रिसोर्स कोई काम का नहीं है। ठीक है, या फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है पर हमारे पास रिसोर्स नहीं है, वो भी काम का नहीं है। इसका मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो रिसोर्स होना इंपॉर्टेंट होता है, उसकी क्वालिटी क्या है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्वांटिटी क्या है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी क्वालिटी क्या है वो भी इम्पॉर्टेंट रखती है। मतलब हमारे पास कितना शार्प ब्रेन्स हैं जो उस रिसोर्सेज को ज़्यादा अमाउंट में निकालने में हेल्प करें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। इसीलिए एक टर्म आता है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हमको रिसोर्सेज को क्यों कंजर्व करना है, और नेशनल लेवल पर भी कुछ समिट्स होते हैं, मतलब कुछ मीटिंग्स हुए हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये एजेंडा क्या है 21 वो भी हम लोग देखेंगे, उसका एम क्या था। तो आज हम लोग ने जितना पढ़ा आप लोग प्लीज़ उसको नोट से एक बार मैच कर लीजिएगा। हमने ये देखा कि रिसोर्स डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है पर ज़्यादा यूटिलाइज़ करने से क्या प्रॉब्लम्स आती है, हमने वो भी देखा।
फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है वो देखा हमने। रिसोर्स प्लानिंग क्यों करना ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग के यहाँ रिसोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और फिर हमारे इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कल आगे हम आगे प्रोसीड करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय बाय।